नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में भी मगन होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस जियो अकाउंट एंड जूनियर ऑडिटर की कक्षा को करते हैं आरंभ। आज हिंदी व्याकरण संबंधित मिश्रित प्रश्न हम करेंगे। विभिन्न विषयों से एकत्रित किए हुए प्रश्न आज मैं आपको इस कक्षा में करवाऊंगा। तो कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। कक्षा में अंत तक बने रहिएगा और इस कक्षा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। चलें, आज की कक्षा को करते हैं आरंभ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारे पास जो है, देखेंगे कि कौन सा शब्द विदेशज शब्द है। ठीक है, इसमें विकल्प है औरत, आग, खेत, पगड़ी। तो इसमें से हमें बताना है विदेशीज शब्द कौन सा है। शब्दों के आपने पढ़े होंगे कि शब्द कौन कौन से होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशीज शब्द होते हैं, संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही ये प्रश्न पूछा गया है, विदेशज शब्द कौन से होते हैं। तो विदेशी शब्द बताएंगे, कौन सा शब्द इसमें से विदेशज है। औरत है, आग है, खेत है या फिर पगड़ी है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर एक विद्यार्थी उत्तर जरूर देगा। जब आप इस अभ्यास कक्षा में अभ्यास करेंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। जब हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तभी हमें उस चीज का लाभ मिलेगा। अगर हमने साइकिल चलानी सीखे तो साइकिल चलाना कैसे सीखी है? अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास ही नहीं करेंगे तो अभ्यास सत्र आपको कैसे लाभ देगा? इसलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है आपने और जल्दी से जल्दी प्रयास करना है उत्तर देने का। ठीक है जी। तो देखो कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द है। तो विकल्प ए इसका सही विकल्प है। किस किसका प्रश्न गलत था यहां पर देखेंगे। अब औरत क्यों जो है विदेशी शब्द है, देखें। पहले तो बात करते हैं, औरत जो शब्द है विदेशी भाषा का शब्द है क्योंकि ये जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द, ठीक है, विदेशी शब्द है। मतलब ऐसे शब्द, विदेशी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं परंतु वो हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। उनको विदेशी भाषा के शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग करना आरंभ कर दिया है, इसलिए उनको विदेशी भाषा के शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को, जैसे कि विदेशी भाषा के शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, इन भाषाओं के शब्दों को हमने हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, परंतु वो शब्द जो है विदेशी भाषा के शब्द ही हैं। जैसे हॉस्पिटल हम बोल देते हैं, ठीक है, वैसे क्या होता है? औषधालय बोल सकते हैं, चिकित्सालय बोल सकते हैं, परंतु हम हॉस्पिटल ही लिख देते हैं, हॉस्पिटल। ठीक है, तो वो विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है विदेशी भाषा के शब्द। आग, खेत, पगड़ी, ये सब जो हैं हमारी ही भाषा से संबंधित शब्द हैं। ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है तरणी और तरणी। ठीक है, तरणी और तरणी शब्द युगम का उपयुक्त अर्थ युगम क्या होगा? नाव, सूर्य, युवती, नाव, सूर्य, नाव या सूर्य, युवती। ठीक है, शब्द युगम, ये जो प्रश्न है आपको बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। शब्द युगम एक जैसे शब्द दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पर पूछा गया है, इस तरणी और इस तरणी में क्या भिन्नता है, अर्थ की दृष्टि में इनमें क्या भिन्नता है। ठीक है, ये आपने बताना होता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से तरणी जो है उसका अर्थ बताएं और इसको वाक्य में भी प्रयोग करें। किसी भी प्रकार से जो परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें हर प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहना आवश्यक है। तो चलें बताएंगे, तरणी और तरणी शब्द युग्मों में अंतर बताएंगे, क्या होता है तरणी और तरणी। फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। थोड़ा सा समय आपको दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, ताकि विद्यार्थी सोच समझ के उत्तर दे सकें। थोड़ा सा हो सकता है कि विद्यार्थियों ने इस शब्द ना सुना हो, इसलिए सोचने में समय लगे। तब तक फटाफट से सोचिए और उत्तर दीजिए अपना। चलें तो देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प इसका क्या है? तरणी। देखो क्या होता है, इसमें से सही विकल्प है हमारा विकल्प सी, सूर्य और नाव। ठीक है, देखो इस तरणी का अर्थ है सूर्य और ये तरणी, तरणी और तरणी इसका अर्थ हो गया नाव, तरणी, तारने वाली तरणी, जिसके माध्यम से हम तरते हैं। ठीक है, तो उसको तरणी, जो पानी पर तरती है, तरणी बोला जाएगा। नाव और सूर्य होता है तरणी। देखो ये पर्यायवाची हैं। देखो सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, तरणी, मित्र, मार्तंड। ठीक है, उसके बाद नाव
को क्या बोलते हैं? बेड़ा, तरणी, तारणी, जलयान, जलवाहन, तरी और नाव। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे प्रायवाची कौन से हमारे हो गए? नाव के और सूर्य के। तो प्रायवाचियों में से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब आप प्रायवाची को याद करें तो ध्यान रखें कि ये जो शब्द हमें शब्द युग्मों में से भी इनमें से कुछ ना कुछ शब्द पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसके साथ देखें, या तो आप जब शब्द युग्म पढ़ते हैं तो शब्द युग्मों के साथ साथ प्रायवाची को भी पढ़ लीजिए कि तरणी, अच्छा ये होता है सूर्य, और तरणी के प्रायवाची कौन कौन से, तो वो भी पढ़ लिए। नाव के प्रायवाची कौन कौन से, साथ साथ प्रायवाची भी आपके याद होते रहेंगे, और साथ साथ आप इसको इन दोनों में भेद भी पता लग जाएगा, और इसको वाक्य में भी प्रयोग कर लीजिए। ठीक है। इस तरणी को वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, इस तरणी को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास कर लें, तो एक प्रश्न के साथ साथ कई विषयों का अभ्यास आपका होता रहेगा। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, इ, उ या फिर अ। ठीक है जी। दीर्घ स्वर हमें बताना है कौन सा नहीं है इसमें से। हर्षव और दीर्घ स्वर होते हैं, पलुत होता है। ठीक है। हर्षव दीर्घ पलुत में क्या अंतर है, जिन्होंने पढ़ा है वही इसका सही विकल्प चयन कर सकेंगे। तो अब देखें, फटाफट से विकल्प चयन करें। दीर्घ स्वर इसमें से नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी सारे के सारे दीर्घ हैं, परंतु एक जो है इसमें से दीर्घ नहीं होगा। कौन सा है वो आपको बताना है। देखो, तो सही विकल्प क्या है इसमें से? विकल्प डी। ठीक है जी। जैसे कि मैंने बोला कि स्वर को विभाजित किया गया है हर्षव, दीर्घ और पलुत। ठीक है। हर्षव स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं हर्षव से दुगना समय दीर्घ को लगता है दीर्घ उच्चारण में। ठीक है। और उसके बाद पलुत, जो हर्षव से 3 गुना समय लगता है, वो पलुत स्वर होते हैं। ठीक है जी। अब हर्षव स्वर देखें, अब जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, इसको हमने देखो प्रश्न क्या था कि दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। दीर्घ स्वर नहीं है तो मतलब कि ये सारे के सारे क्या हो गए? दीर्घ हो गए। ठीक है। विकल्प डी यानी कि अ जो है दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखो, दीर्घ का उच्चारण करेंगे आ। ठीक है। आ मतलब दीर्घ उच्चारण है। ई, उ दीर्घ। अब देखो, इसको अ बोलने में कम समय लगा, अ और आ। ठीक है। हर्षव दीर्घ समझ आ गया। ये हर्षव स्वर है अ, और दीर्घ आ। ई। अब देखो, ये ई और ई। ठीक है। ई, ई। ठीक है। ऐसे ही उ, उ। देखो, हर्षव और दीर्घ। ठीक है जी। तो ये है अंतर, हर्षव दीर्घ। और पलुत, पलुत होते हैं जिनको 3 गुना समय लगता है। जैसे कि बोले हम, जैसे आपने देखा होगा एस एस, ये लगा होता है। ठीक है। संस्कृत में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इस ये निशान लगा होता है, इसको बोला जाता है पलुत। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिखा गया ओ, देखो ये ऐसे लिख दिया ओम। ठीक है। ओ को लंबा करने के लिए। ठीक है। तो ये पलुत स्वर आ जाएगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विकल्प है दीमक, रात, वर्षा या विधुर। बताएंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हम करते हैं ना लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बताना होता है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बताना होता है। तो बस उसी से संबंधित प्रश्न है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। फटाफट कमेंट करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो विद्यार्थियों के उत्तर आ गए हैं। अब देखते हैं फटाफट से इसका सही विकल्प क्या है। तो विकल्प इसका डी सही विकल्प है। ठीक है। मतलब कि पुलिंग इसमें से विधुर शब्द जो पुलिंग है, बाकी के सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग से संबंधित है। अब स्त्रीलिंग पुलिंग का पता कैसे लगाया जाए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब इसका पता लगाने के लिए देखें, आप क्या करें, जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि मान लीजिए दीमक का है ना, तो क्या हम बोलते हैं कि दीमक, दीमक किताबों में, या दीमक किताब में लग गई है। ठीक है। दीमक किताब में लग गई है। तो यहां पर क्या आ रहा है? लग गई है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है।
उसके बाद आगे देखेंगे अगली उदाहरण, रात। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, जल्दी घर चलो क्योंकि रात हो गई है। रात हो गई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि गई है। गई है क्या है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है। ऐसे ही वर्षा, वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है। अब देखो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करवा रही है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अब विधुर की बात आ गई तो क्या बोला जाता है, विधुर जी आ गए हैं। विधुर, विधुर आ गई है नहीं होगा, विधुर आ गए हैं। ठीक है, तो विधुर जी आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए है उपवाक्य, विकल्प बी मिश्रित वाक्य, विकल्प सी संयुक्त वाक्य या विकल्प डी सरल वाक्य। हाँ जी, वाक्य का भेद बताना है कि जिस वाक्य में ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है वही आपको बताना है इसमें से, कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ठीक है, स्वतंत्र अर्थात सरल भाषा में बोलूं तो दो उपवाक्य होंगे, जहां पर दो वाक्य होंगे। ठीक है, दो वाक्य होंगे, दो क्रियाएं होंगी, मतलब जहां पर दो क्रियाओं का बोध हो रहा होगा। ठीक है, कोई किसी भी तरीके से आप उसको ये समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाक्य होता है वो। हाँ जी, शाबाश, फटाफट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखो इसका सही विकल्प क्या है, उसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य, देखो इसमें क्या होंगे, दो वाक्य। जैसे कि मान लीजिए, एक तो पहचानने का ये आपके पास हो गई परिभाषा। ठीक है, कि उसमें क्या होंगे, दो उपवाक्य होंगे। ठीक है, क्या है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं वाक्य। ठीक है, एक वाक्य फिर उपवाक्य होंगे और उनमें क्या होगा, योजक होगा। अगर दो वाक्य हैं तो आपस में जुड़ेंगे भी तो उनको किस कैसे जुड़ेंगे, वो योजक के द्वारा जुड़ेंगे। योजक कौन कौन से इसमें लगेंगे, और परंतु, इसलिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण देता हूं, मैंने खाना खाया इसलिए मुझे भूख नहीं है। ठीक है, देखो क्या है कि खाना मैंने खाना खाया इसलिए इसलिए मुझे भूख नहीं है। इसलिए मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक वाक्य क्या हो गया, मैंने खाना खाया, और दूसरा मुझे भूख नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र, इसको बोलेंगे कि स्वतंत्र उपवाक्य भी होंगे जो स्वतंत्र। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, ये दूसरे पर निर्भर नहीं, स्वतंत्र है। ऐसी मुझे भूख नहीं है, ये भी स्वतंत्र है। ठीक है, परंतु इसने क्या किया, दो शब्दों को योजक के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए। ठीक है, इसलिए जहां पर दो या दो से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ेंगे, वहां पर क्या होगा, क्या होगा, संयुक्त ठीक है, संयुक्त वाक्य होगा। और योजक इसलिए, परंतु, और से जुड़े होंगे। देखो अब जैसे कि और का मैं बोलूं कि मैंने लड्डू खाया और पानी पिया। ठीक है, दो हो गए, मैंने लड्डू खाया और पानी पिया, तो और क्या है, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से परंतु, मैंने खाना खाया परंतु मेरा पेट नहीं भरा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, संयुक्त उपवाक्य की उदाहरण होगी, संयुक्त वाक्य की उदाहरण हो गई। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, जिस समास में पूर्व पद गौण,
ठीक है, पूर्व पद क्या होगा, गौण, तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? विकल्प ए द्वंद्व समास, विकल्प बी बहुव्रीहि समास, विकल्प सी द्विगु समास, या विकल्प डी तत्पुरुष समास। हाँ जी, बताएंगे कौन सा समास कहा जाता है जिसमें पूर्व पद गौण होगा तथा उत्तर पद प्रधान होगा? शाबाश, बताएंगे। तो इसका सही विकल्प क्या है? जहां पर पूर्व पद गौण होगा और उत्तर उत्तर पद प्रधान होगा, उसको बोला जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में पूर्व पद मतलब प्रथम पद जिसको बोला जा सकता है, गौण होगा मतलब उसका महत्व कम होगा, महत्व नहीं होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, या फिर उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया हमारे पास? तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े हैं ना कारक चिन्ह, तो उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का लोप हो गया, राजपुत्र हो गया। तो ये कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, या भ्रांति भान? शाबाश, क्या होगा इसका उत्तर, बताएंगे? उपमान और उपमेय, उपमान उपमेय का तो पता है ना। उपमान और उपमेय का अभेद हो, जहां पर भेद ही खत्म हो जाता हो, उसको क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, जहां पर उपमान क्या होगा? उपमान जिसकी विशेषता की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। ठीक है, जो उसकी जिसके साथ जिसकी विशेषता की जाए उसको उपमान, जिसकी विशेषता की जाए उसको उपमेय कहा जाता है, और जो उसकी विशेषता होती है वो उपमान होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि उसका मुख या फिर सीता का मुख चंद्र के समान है, तो सीता क्या है इसमें? उपमेय होगी। और उपमान क्या हो गया? उसका चंद्र, चंद्र के समान क्या है? मुख है उसका। ठीक है, तो किसकी विशेषता की गई? जिसकी विशेषता की जाती है वो होता है उपमान, और जिसके साथ विशेषता की जाए वो होगी, उसको हो गया उपमेय कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिस शब्द के जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, या जिस हेतु विशेषता बताई जाए, या इनमें से सभी। क्या होगा? विशेष्य, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, उपमेय और उपमान। अगर विशेष्य और विशेषण पता लग गया तो उपमेय और उपमान भी पता लग जाएगा। जैसे कि उपमेय और उपमान, विशेष्य और विशेषण। देखो, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प होगा ए। विकल्प ए क्या है? जिस शब्द के विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता, यहाँ पे की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। देखो, विशेष्य और विशेषण, विशेषण क्या होती है? विशेषता, जिसकी विशेषता मतलब विशेषण, जो विशेषण होता है जो उसकी विशेषता की जाती है। ठीक है, और जिसकी विशेषता की जाए वो हो गया विशेष्य। ठीक है, अब जैसे राम तेज दौड़ता है, तो राम तेज दौड़ता है, तेज तेज क्या हो गया? उसकी तेज हो गया, उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तेज उसकी विशेषता हो गई। और विशेष्य क्या हो गया? राम, जिसकी विशेषता की गई है, राम की विशेषता की गई है। ठीक है, वो हो गया विशेष्य। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अवयवी भाव समास है, या कर्मधारय समास है? हाँ जी, बताएंगे। नीलांबर, देखो, नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो ये कौन सा समास आ गया? कर्मधारय समास। जहां पर विशेष्य और विशेषण आपको देखने को मिले, ठीक है, विशेष्य और विशेषण देखने को मिलता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेष्य और विशेषण, क्योंकि विशेष्य की विशेषता की जाएगी, विशेषता बतलाई जाएगी, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि यहां पर क्या है हमारे पास? नीलांबर, है ना, नीला,
नीलांबर। ठीक है, अब नीलांबर है इसमें, तो नीलांबर में क्या, नीला है जो अंबर। ठीक है, तो अंबर क्या होता है, नीला है जो, नीला है जो अंबर, मतलब अंबर क्या होता है, बादल। ठीक है, बादल हो गया, तो नीला है जो अंबर, बादल हो गया, तो बादल की विशेषता क्या है, नीलापन। तो नीला उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर, पीला है जो अंबर, मतलब पीला है जो कपड़ा। ठीक है, तो कपड़े की विशेषता क्या होगी, पीली होगी। ठीक है, उसके बाद कमल नयन, नयन के जो कमल के समान नयन। ठीक है, तो कमल के समान नयन, नयनों की विशेषता क्या है, वो कमल के समान है, तो उसकी ये क्या हो गए, सारे के सारे कर्मधारय समास की उदाहरणें हो गई। चलें आगे चलते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर उपनिषद में। छंद, छंद शब्दों, छंद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिला है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, या फिर विशेष्य। अभी पढ़कर आए हम। ठीक है, विशेष्य मैंने अभी बताया कि विशेष्य क्या होता है, जिस विशेष्य क्या करता है, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता की जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है जी, आगे तिरंगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही विकल्प, हाँ जी बताएंगे। तिरंगा, देखो तिरंगा में कौन सा समास आएगा, इसमें सही विकल्प है बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहां पर होता है, जहां पर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होगा, जहां पर तीसरा, तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा बहुब्रीहि समास हो गया। अब तीसरा पद प्रधान कैसे होगा, मतलब कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जैसे जो जो सामान्य अर्थ शब्द जो है सामान्य अर्थ नहीं देगा, उसका तीसरा अर्थ वहां पर किसी और अर्थ की प्रधानता होगी, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर है तिरंगा शब्द। ठीक है, तिरंगा शब्द का क्या अर्थ हुआ, तीन रंगों का समाहार, मतलब तीन रंग हैं जिसमें, तिरंगा मतलब तीन रंग हैं जिसमें, या तीन रंग हैं जिसके, तिरंगा हो गया। ठीक है, परंतु इसका अर्थ ये हुआ साधारण, परंतु इसका सामान्य अर्थ तो दिया, पर इसका विशेष अर्थ क्या है, तिरंगा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तिरंगा जो है वो प्रयोग किया जाता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए। ठीक है, तो तीसरा अर्थ निकला राष्ट्रीय ध्वज। जब हम बोलेंगे तिरंगा, तो हमारा तिरंगा ये नहीं कि जिसमें लाल पीला काला रंग होगा उस पर तिरंगा, जिसमें भी तीन रंग हो गए वो तिरंगा हो गया। देखो जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूं, ये बनाया। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक कलर और लगा दिया और एक रंग और लगा दिया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा तिरंगा, तीन रंग हैं इसमें, तो इसको भी तिरंगा बोलेंगे, नहीं तिरंगा, तिरंगा हमारा ध्यान किस पर जाएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया बहुब्रीहि समास। ऐसे ही दशानन, दश आनन है जिसके, दशानन, दश आनन जिसके भी 10 मुख होंगे उसको दशानन बोला जाएगा। परंतु जब दशानन बोला जाता है किसकी ओर ध्यान दिया जाता है, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि दशानन का अर्थ है रावण। ठीक है, रावण की ओर ध्यान जाता है। नीलकंठ, मान लीजिए नीलकंठ की बात की गई, नीलकंठ जिसका भी कंठ नीला है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे स्याही लग जाए, इंक लग जाए, नीला हो जाए, तो मुझे नीलकंठ बोलेंगे सब, या फिर जिसके गले पर ऐसे इंक लगी हो या स्याही लगे उसको नीलकंठ बोलेंगे, नहीं। नीलकंठ विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विशेष अर्थ वहां पर विशेष अर्थ निकलता है शब्द का, वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेड़ से, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, संबंध कारक है, अपादान है, संप्रदान है, या फिर अधिकरण है। हाँ जी बताएंगे।
पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से। देखो, इसका सही विकल्प क्या आएगा? अपादान। ठीक है, विकल्प बी सही विकल्प होगा, क्योंकि पेड़ से फल गिरा। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या है। आपको विभक्ति बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये है पेड़। ठीक है, ये पेड़ है, तो यहां से क्या है, क्या गिरा? मान लो हमने बोल लेते हैं कि आम गिरा। ठीक है, ये जो है आम गिरा। ठीक है, पेड़ से आम गिरा, फल गिरा, यहां पर क्या फल गिरा, तो ये क्या बता रहा है? विभक्ति बता रहा है, अलग होना बता रहा है। पेड़ से क्या हुआ? फल टूटा, फिर ही नीचे गिरा। तो जहां पर विभक्ति बताई जाती है, अलग होना बताया जाता है, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान। जैसे स्टेशन से गाड़ी निकल गई, तो मतलब स्टेशन से निकली गाड़ी ना, तो अपादान, क्या अलग होना दिखाया जा रहा है। बिल्ली ने छत से छलांग लगाई। ठीक है, बिल्ली ने छत से छलांग लगाई, बिल्ली ने मतलब छत से अलग हो गई, तो अपादान कारक। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबु, सरिता, मेघपुष्प या फिर नीर। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पानी का? तो पानी का इसमें से पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है सरिता। ठीक है, सरिता क्या होता है? सरिता होती है नदी। ठीक है, नदी का पर्यायवाची है सरिता। बाकी अंबु, मेघपुष्प और नीर, ये सारे के सारे क्या हैं? पानी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? पानी के पर्यायवाची हैं। परंतु जो नीर है वो किसका है? वो नदी का पर्यायवाची है। एक बार चलो सबके पर्यायवाची देख लेते हैं। पर्यायवाची की बात आई है तो जल, जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? वीर, क्षमा कीजिए, बारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत। ठीक है जी, और मेघपुष्प। नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरणी, आपगा, उसके बाद निमग्गा और कुलक्षुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हमारे हो गए नदी के। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत शब्द का, मत शब्द क्या बोध करा रहा है? सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या फिर निषेध बोधक? हाँ जी, बताएंगे। शाबाश, झूठ मत बोलो। इस वाक्य में जो मत है किस चीज का बोध करवा रहा है? मत। देखो, इसमें जो मत है वो क्या करवा रहा है? निषेध बोधक। निषेध बोधक, मत मतलब जो मत शब्द है इसमें झूठ मत बोलो मतलब मत, निषेध की झूठ मत बोलो, बोलने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? निषेध बोधक है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो इसमें किस वाक्य, किस प्रकार का ये वाक्य है? तुम्हें राम के आने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। निषेधात्मक है, नकारात्मक है, बलदायक है, या इनमें से कोई नहीं? निपात मतलब होता है किस पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इस वाक्य में तुम्हें राम के आने तक की प्रतीक्षा करनी होगी, तो यहां पर किस प्रकार का वाक्य है? यह है बलदायक निपात। ठीक है, बलदायक मतलब कि बल दिया गया है। ठीक है, कि तुम्हें राम के आने तक की प्रतीक्षा करनी होगी। बल दिया गया कि उस समय तक प्रतीक्षा करनी ही होगी जब तक राम नहीं आ जाता। ठीक है, इसलिए बल दिया गया है, प्रतीक्षा करो अर्थात। ठीक है जी, उसके बाद व्याकरण जानने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, या फिर व्याकरण व्याकरण या फिर व्याकरण ज्ञाता?
विकल्प ए बी सी डी, कौन सा विकल्प इसमें से पूर्ण रूप से सही विकल्प है? व्याकरण जानने वाला, उसके लिए एक शब्द, देखो व्याकरण जानने वाला उसको बोला जाता है व्याकरण ज्ञाता। विकल्प डी सही विकल्प है। ठीक है, व्याकरण ज्ञाता, क्योंकि ज्ञाता जानने वाले को क्या कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, जानने वाले के लिए एक शब्द, जानने वाला, जानने वाला को बोला जाता है ज्ञाता। ठीक है, जानने वाले को बोला जाता है ज्ञाता। और व्याकरण, क्या यहां पर पूछा गया, जानने वाला, तो व्याकरण ज्ञाता। ठीक है, कई बच्चे लिख देंगे व्याकरण विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब जिसको निपुणता हासिल हो व्याकरण में, वो आएगा। ठीक है, जो व्याकरण में निपुण हो या व्याकरण में विशेष विशेष रूप से ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो जिसको व्याकरण का, तो विशेषज्ञ। ठीक है, वहां पर प्रयोग जा सकता है इसका। तो व्याकरण विशेषज्ञ जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो, यहाँ पर ज्ञाता कि मतलब उसको व्याकरण का ज्ञान है बस। ठीक है, और वो विशेषज्ञ की बात की जा रही है, निपुण है वो व्याकरण में, तो वो विशेषज्ञ बनेगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। गाल बजाना का अर्थ बताएंगे। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना। हाँ जी, बताएंगे गाल बजाना का अर्थ। तो गाल बजाना का अर्थ होता है विकल्प सी, डींग हाँकना। ठीक है, मुहावरा है, पूछा जा सकता है। अब आपके लिए यहां पर क्या है, एक गृह कार्य है, होमवर्क है, आपको गाल बजाना जो ये है इस मुहावरे का, ठीक है, ये जो मुहावरा है इसका वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य, ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है गाल बजाना का, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, और अच्छा सा मुहावरा बनाएंगे कोई। ठीक है, ऐसे नहीं हल्की फुल्की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे शब्द, हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छा सा एक मुहावरा बनाना है हमें। ठीक है, गाल बजाना, डींग हाँकना। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पर मुहावरा है हमारे पास, गाल बजाना, है ना। यहाँ पर ये लिख देता हूँ, गाल बजाना। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, वाक्य में प्रयोग करना है इसको। चलो आगे चलते हैं। अगर मगर करना का अर्थ बताएंगे। अगर मगर करना का क्या अर्थ होता है? कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। अगर मगर करना, बोलते ना अगर मगर मत करो, मुद्दे पर आओ, अगर मगर मत करो, स्पष्ट रूप से कहो। तो क्या होता है अगर मगर करना? बहाने बनाना। ठीक है, अगर मगर करना, बहाने बनाना। ठीक है, अगर मगर मत करो, बहाने मत बनाओ, सीधी बात बताओ। ठीक है, तो अगर मगर करना, इसका भी, ये भी आपका क्या है, गृह कार्य है, होमवर्क है। आपको क्या करना है, जो अगर मगर करना, ठीक है, अगर मगर करना, इसका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है इसको। ठीक है जी, वाक्य प्रयोग। ठीक है, दो होमवर्क हो गए आपके पास। इन होमवर्क में दो आपको मुहावरे हैं, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सत्तानंद या फिर सच्चिदानंद? शुद्ध शब्द बताएंगे। हाँ जी, तो इसमें से सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सच्चिदानंद। ठीक है, मतलब कि उत्तर इसमें से बी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है, सच्चिदानंद। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है सच्चिदानंद। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से देखें विकल्प ए बी सी डी, सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो देखो, इसमें से विकल्प सुषुप्ति। ठीक है, सुषुप्ति जो है
वो बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी जो विकल्प सब के सब गलत आएंगे। सुषुप्ति देख लें कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? सदैव, प्रमोदार्य, या गुरुपदेश, या जलौग। हाँ जी, बताएंगे। ठीक है, तो इसमें से विकल्प जो होगा, विकल्प सी गुरुपदेश। ठीक है, गुरुपदेश जो है ये वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होती है? अच्छा, एक प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी गलती होगी, नहीं है हमें बताना था, ठीक है, नहीं है। तो देखो, वृद्धि संधि कैसे आप पहचानेंगे? वृद्धि संधि में क्या होता है? ए और औ की मात्रा होती है, ठीक है, ए और औ की मात्रा, ये वाली मात्राएं होंगी दो, ठीक है। तो ये मात्राओं के शब्द जहां पर आपको दिख गए वो वृद्धि संधि हो गई। बाकी जहां पर आपको ए की मात्रा, मतलब जैसे गुरु, ठीक है, गुरुपदेश, जैसे उसमें क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। गुरुपदेश में दीर्घ संधि है, ये आपको देखो, सदैव ए की मात्रा, प्रमो ओ की मात्रा है, जलोग ओ की मात्रा है, ये सारे के सारे क्या आ गए आपके पास? वृद्धि संधि और दीर्घ संधि, ठीक है, ये भेद है इन दोनों में। चलो आगे चलते हैं। देख लिया एक बार, अच्छे से देख लें इसको, चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको विशेष रूप से पता चलेगा अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। आगे हमारे पास है, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं लगा है? लुहार, खेवनहार, जाननहार, या फिर पालनहार? चलें, शाबाश। देखो, तो इसका विकल्प ए विकल्प सही है, ठीक है। ए विकल्प में देखें, इसमें हार प्रत्यय नहीं लगा है, बाकियों में हार प्रत्यय है, जैसे खेवन, खेवन हार। देखो, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? खेवन धन हार, है ना, खेवन हार। उसके बाद जानन हार, जानन धन हार, ठीक है। ऐसे ही पालनहार, पालन धन हार, ठीक है। तो सब में क्या है? हार प्रत्यय लगा है, परंतु लुहार में लू अलग अलग नहीं कर सकते। लुहार, लुहार एक ही शब्द है, ठीक है। पालनहार, पालन करने वाला, पालन हार करने वाला, पालन करने वाला, पालनहार, ठीक है। जाननहार, जानने वाला। तो इनको अलग अलग करेंगे तो हमें प्रत्यय पता लग जाएगा, बाकियों का, बाकी में सिर्फ लुहार में प्रत्यय नहीं है हार, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है, पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं फिर रिक्त स्थान है, खरीदा जाता है। विकल्प, कोई, तेल, कट्टी, लोग, कुछ, पानी, कहीं, पानी, ठीक है। मतलब कि रिक्त स्थान, जैसे कि मान लो यहाँ पर कट्टी, पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं लोग खरीदा जाता है। जो विकल्प सही होगा वो आपने लगाना है, ठीक है। मैं तो उदाहरण दे रहा था, मतलब इनमें से एक यहाँ पर लगाना है, एक जो शब्द है, ठीक है, और दूसरा शब्द यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो वाक्य को पूरा करना है हमें। कौन सा उपयुक्त शब्द है? क्या होगा? कोई पानी में लोग डूबते हैं तो गलत हो जाएगा। कुछ पानी में लोग डूबते हैं, देखो, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी, ठीक है। कि मतलब कि अब देखो, जैसे मैं बता रहा था, कुछ पानी में लोग डूबते हैं तो गलत हो जाएगा, कुछ पानी में नहीं। क्या होता है? कुछ तो गलत हो जाएगा, कुछ लोग, ठीक है, या तो कुछ पानी में। अब देखो, कहीं पानी में लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ठीक है। तो विकल्प डी सही विकल्प होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये थे हमारी आज की कक्षा। आशा करता हूँ कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। जो प्रश्न हमने किए, प्रश्न आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। इनका एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, और जैसे प्रश्न हमने किए हैं, इनकी और उदाहरणें लेकर उनका अभ्यास करेंगे तो अच्छे से आप विषयों को समझ जाएंगे। तो
अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है, इस कक्षा को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये जो कक्षा है निःशुल्क कक्षा सिविल टैब के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, तो इसका लाभ जैसे आप ले रहे हैं, सभी को ये लाभ ज़रूर दें, ठीक है? और जो मैंने आपको इस कक्षा में 2 होमवर्क दिए हैं, 2 वाक्य दिए हैं, उनको वाक्य प्रयोग करके फटाफट से मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके देखूँ कि आप कितनी अच्छी हिंदी लिख सकते हैं। आपके कितनी अच्छी क्षमता है आप में हिंदी शब्दों को प्रयोग करने की। तो चलें आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।